नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाजरीन, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके दिल अपने वतन पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ज़्यादा ही तेज़ धड़कते हैं, ख़ास तौर पे जब अपने मुल्क को हम किसी मुश्किल से गुजरता हुआ देखते हैं। जैसे कि आजकल पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि आला अदलिया एक तरफ, हुकूमत, अपोजिशन, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर सियासतदान और सियासी जमातें, जो रस्सा कशी का आलम है, उन तमाम चीज़ों को देख के हम में से बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस उम्मीद से भी अब महरूम हो गए हैं कि शायद हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी दोबारा आएगी। लेकिन क्या करें, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी रात को सोते हैं तो फिर इस उम्मीद को इख्तियार कर लेते हैं कि मायूसी कुफ्र है, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फिर हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर देगा। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी शायद हम ज़्यादा इन बातों का असर लेते हैं जब हम पाकिस्तान के ऐसे हालात देखते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एज़ यूजुअल सारे मामलात अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आज हमने सोचा बात की जाए, और हमारे दरमियान में बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान से इन दिनों कनाडा के दौरे पे पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे कराची से जीतने वाले मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जनाब नजीब हारून साहब मौजूद हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज हमें वो अपना वक्त दें। उनको वेलकम करते हैं स्टूडियो में। नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं कनाडा में मारूफ बिजनेसमैन जनाब ताबिश तौफीक साहब। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिक्र किया तो वो पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नजीब साहब, आपके हवाले से हमारे नाजरीन बहुत सारे मुतारुफ भी होंगे, आपको जानते भी होंगे। आपका चूँकि फाउंडिंग मेंबर भी रहे, उसके बाद आप इंजीनियरिंग काउंसिल के आप चेयर भी हैं और मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में इसके अलावा कुछ बताएं, फिर मैं आज के टॉपिक के ऊपर आता हूँ। मैं 1987 में अमेरिका से पढ़ के 36 साल पहले एज अ 31 ईयर ओल्ड गया था, इसी ख्वाब के साथ कि हम पाकिस्तान को तब्दील करेंगे। और पाकिस्तान हमेशा, ये हक नहीं है पाकिस्तानियों का कि वो तीसरी दुनिया का मुल्क रहे। और जब से मैंने होश संभाला, सुना कि पाकिस्तान तरक्की पजीर है और गैर तरक्की याफ्ता है, और आज भी हम तरक्की पजीर ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कह सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कारोबार भी किया। मैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने एनईडी से पढ़ा था, अमेरिका से एमएस किया, और अब मैं माशाल्लाह मेरे 3 बेटे अमेरिका से पढ़ के वापस जा चुके हैं, तो वो कारोबार को देखते हैं। और पिछले 27 साल मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बनी, तो जो पहली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, मैं पहला कराची का सदर बना, और एक मकसद, एक मंशा, एक कोशिश, एक काविश को लेके चल रहे हैं। और मैं 2018 में एमएनए बना। 2021 में मैं चूँकि एक टेक्नोक्रेट भी हूँ और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल और तमाम मसाइल को इसी ज़ाविये से देखता हूँ कि ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, और उनका इंजीनियरिंग हल है, इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। तो मैंने 2021 में पूरे पाकिस्तान से चेयरमैन ऑफ इंजीनियरिंग काउंसिल इलेक्शन जीता। तो वहाँ भी पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग का डायरेक्शन है, जो नेविगेशन है, और जो क़िबला है, उसकी दुरुस्तगी के अंदर भी एक रोल अदा कर रहा हूँ। तो ये इन अवामिल के साथ और डटे हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हम अपनी मंजिल पाएंगे, और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करते हुए एक दिन मेरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कि हम उस रुख पे डाल दें, और आपकी नस्ल उसको तरक्की याफ्ता बनाने के अंदर अपना रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया। आपसे भी मज़ीद गुफ्तगू आगे लेके चलता हूँ। ताबिश साहब, आप ज़ाहिर हमें खुशी है कि पाकिस्तान से कोई सियासतदान यहाँ आया हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि वहाँ बैठ के तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बातें भी करते हैं, बातें सुनती भी, लेकिन आज हम इनको यहाँ बैठ के भी सुनाएं, पहली बातें सुनाएं, खरी ना सुनाएं। नहीं। तो ताबिश साहब, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं और इस हवाले से कुछ बात कीजिए। सर, मेरा तारुफ यही है कि एक रियल एस्टेट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, और एक अच्छे नाम से रियल एस्टेट की है, और फिर उसके बाद अब एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गया हूँ। थोड़ा सा बिजनेसेस हैं छोटे से, तो वो चला रहे हैं। बाकी सर, पाकिस्तान का दर्द हर इंसान के दिल में है, हर पाकिस्तानी के दिल में है, और पाकिस्तान को हर पाकिस्तानी ओवरसीज़ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारा मुल्क कितना तरक्की की तरफ गामजन हो, किस तरीके से गामजन हो।
तो उस हवाले से थोड़ा सा दर्द हम भी रखते हैं। दर्द आप भी रखते हैं। नजीब साहब ये बताएं कि 2022 में मार्च के महीने में ज़ाहिर आपने जब आप MNA थे और आप पार्लियामेंट के अंदर थे तो आपने ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत पे भी आपने तनकीद भी की और आपने उनको ये भी कहा कि वो रिज़ाइन करें और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको ख़त्म करें। उसके फिर 1-2 महीने बाद आपने अपना रेजिग्नेशन भी दिया। तो थोड़ा सा वो कॉन्टेक्स्ट बताएं कि आप फाउंडिंग मेंबर भी हैं, आप MNA भी हैं, अवाम के नुमाइंदे भी हैं, तो फिर अपनी पार्टी और अपने लीडर पे इतनी गैर एतमादी क्यों थी? नहीं, ना पार्टी पे ना लीडर पे बिल्कुल गैर एतमादी नहीं थी। 27 साल पहले इमरान खान साहब की क़यादत में ये पार्टी बनी जी। और मैं इसकी तंजीम साजी में ही ज़्यादा रहा और कम से कम 4 मरतबा कराची का सदर रहा, सिंध का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। तो तंजीमी जिम्मेदारियाँ, बिकॉज एक जद्दोजहद मुसलसल थी जो पहले आप समझ लें कि 22 साल लग गए कि 2018 के इलेक्शन में हम MNA बने। तो उस वक्त एक तवक्कुआत थी, एक चीज़ें थी, तो जब चीज़ें उस तरह से नहीं हुई और 20 महीने हो गए थे तो मैंने तवज्जो दिलाओ के तौर के ऊपर अपना इस्तीफा सबमिट किया था अप्रैल 2020 के अंदर, 3 साल पहले। और वो ये था कि मैं ये देख रहा था या महसूस कर रहा था कि सिंध में थोड़ा सा मसला है और हम उस तरफ नहीं जा रहे जो हमसे तवक्कुआत लोगों की वाबस्ता है। अच्छा, फिर ये जो सूरत हाल हुई मार्च वाली, जो कि 10 अप्रैल को हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस वक्त जो बिल्डअप हो रहा था तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि बतौर मुसलमान के मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं बड़ी क्लियर रही हैं कि सबसे पहले मेरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद मेरा मुल्क, फिर पार्टी और फिर लीडर। ज़ाहिर लीडर के बगैर ऐसे ही है कि जैसे कप्तान जहाज़ होगा तो उसका कप्तान उसको मंजिल पे पहुंचाएगा। तो यानी तो ये जो मार्च के महीने के अंदर मैंने ये अपनी राय का इजहार किया था और मैंने कहा था कि हमको अब आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना है ताकि जो 5 साल का टेन्योर है कि हुकूमत का वो हमारी हुकूमत पूरा करती। और चूँकि वहाँ तक मामला पहुँच गए थे और ट्रस्ट डेफिसिट और इस तरह की सूरत हाल हो गई थी कि जैसे वो नहीं होता कि एक बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट, क्योंकि इमरान खान साहब ये -1 नहीं था। इमरान खान साहब इज द लीडर, हेड एंड शोल्डर अबव एनीबडी, जो उनको कद अल्लाह ने दिया है, जो उनका मुकाम है और जो लोगों की तवक्कुआत उन्हीं से वाबस्ता हैं। और बाकी तो ज़ाहिर बात है कि जब वो किसी को भी नॉमिनेट करते हैं, चाहे वो वज़ीर आला हो या वज़ीर दिफा हो या वज़ीर खारजा हो या कोई और पोस्ट हो, तो इसी तरीके से उस वक्त मैं समझता था कि अब चूँकि इतनी जल्दी ये मामला ट्रस्ट डेफिसिट के नहीं सही होंगे, तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि वो स्टेप डाउन करें वज़ारत उज़्मा से और पार्टी के अंदर से किसी को नॉमिनेट कर दें। ठीक है। और वो वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभाल के, ताकि पार्टी का टेन्योर पूरा हो, हुकूमत 2018 से 23 तक हुकूमत के अंदर रहे। और ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरी राय थी। और इसके ऊपर जाहिर बात है कि वो नहीं हुआ कंसेंसस, तो फिर उसके 3 हफ्ते बाद 10 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। और फिर उसके बाद जो ये साल गुजरा है, ये हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे, हमारी पूरी की पूरी 23 करोड़ पाकिस्तानियों पे बड़े भारी साल थे कि जिसके अंदर हमारी कमर दोरी हो गई माशी एतबार से, इस लिहाज से कि जिस तरह से रुपए को मार लगी, जिस तरीके से हमारे लोन्स बढ़े, जिस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हुए और वो घुल गए जो रिजर्व्स जो थे, और जिस तरह से महंगाई के गर्दाब के अंदर पूरी कौम फंस गई है, तो मुश्किलात बहुत बड़ी। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि उस वक्त अगर हुकूमत का तसलसल रहता, पॉलिसीज का तसलसल रहता, सिर्फ खान साहब की कुर्बानी से मुल्क शायद इस मुश्किल से बच जाता। तो जैसे आउट ऑफ द बॉक्स मैंने ये एक सोल्यूशन दिया था। और मैं समझता था कि जो दर्दमंद लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, और उनको वो कहते हैं ना कि बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया है। तो अगर हम फिक्र नहीं करेंगे तो और हम दर्द नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते जाएंगे और मुल्क को मुश्किल से निकाल। तो शायद एडवाइजर्स को ये बात ज़्यादा भाई नहीं होगी। अब वो फिर उसमें जब आपको अपनी बात कर गुजरना है, ताकि वजह उसकी ये कि आप अगर एक चीज़ को सही समझ रहे हैं तो वो भी मुनाफकत होगी
कि मैं समझ कुछ रहा हूँ, कह कुछ रहा हूँ। या। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं रिकॉर्ड पे भी लाऊं अपनी राय को, और ये हमें हौसला होना चाहिए कि पार्टी के बड़ों के अंदर एज अ फाउंडर, क्योंकि अगर मैं भी सिर्फ वही बात करूं जिससे आप खुश हो, या आप वही बात करें जिससे, तो फिर मुल्क किधर गया। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल और करूंगा कि देखिए होता ये है कि जो पार्टी का वर्कर है वो तो दूसरी पार्टी के वर्कर से लड़ जाता है, चाहे फैमिलीज में आपस में भी जो है वो इंटॉलरेंस क्रिएट होती है। मैंने इवेंट में भी आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन हम ये देखते हैं कि एंड में जो पार्टी के सरबराह हैं वो तो फिर मेज़ पे आके गुफ्तगू कर लेते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब MQM की बारी आई थी कराची में, तो इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह नैरेटिव था कि सबसे बात हो सकती, इनसे नहीं हो सकती। लेकिन बाद में जिस भी वजह से MQM से हाथ भी मिलाया गया, उनको अपनी मिनिस्ट्रीज भी दी गई, तो वहाँ तो सरबराह लेवल के ऊपर मामला सीधे हो गए, लेकिन भाई बहनों में, दोस्तों यारों में गुत्थम गुत्था और गालम गलोच ख़त्म नहीं हुई। तो ये जो इनटॉलरेंस है, इसमें आप क्या पैगाम देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि जब लोगों से मिले, दूसरी पार्टियों की मोहब्बत करने वालों से मिले, तो अपने आप को कैसे कैरी करें? देखिए, अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर ये फरमाया कि तुम उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो जी, मुबादा कि वो पलट के तुम्हारे खुदा को कुछ बुरा कहें जी। तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना है और इख्तलाफ राय को या नापसंदीदगी को या तरीक़ेकार के अमल को कि आप इस रास्ते से मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, मैं इस रास्ते से पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट हैव टू हेट यू। मुझे नफरत को, पोलराइजेशन को इतना नहीं बढ़ाना है कि हम फिर हाथ ना मिला सकें। लेकिन बड़ी जरूर है, क्योंकि मुल्क एक है जी, मफाद एक है, कौम एक है, मंजिल एक है, किश्ती एक है। या पूरा का पूरा जहाज और किश्ती मंजिल पे पहुंचेगी या पूरी डूब जाएगी, ठीक है ना। तो जब इतनी सारी चीज़ें कॉमन हो तो हमें ये एहसास रखना है कि सारी कौम ही उसकी बेनिफिशियरी हो। तो ये मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी होती है जो सीनियर लीडरशिप है कि वो अपने जज्बात को भी, नफरत को भी, इजहार को भी, अल्फाज के चुनाव को बैलेंस रखे ना, वो बैलेंस रखें। और ये इसके ऊपर काम होना है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हम यानी ये बैठ के एक दूसरे के लिए बद्दुआएं करें कि ये मर जाए, कि वो उठ जाए, कि ये गर्क हो जाए। मेरे ख्याल में वो सारी तवानाई दुआओं में लगनी चाहिए, ताकि अगर कोई कबूलियत का वक्त हो तो वो दुआ कबूल हो और पाकिस्तान मुश्किल में से और गर्दाब में से और जहाँ पर दलदल के अंदर फंसा हुआ है इसमें से निकले और तरक्की की तरफ चल पड़े। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और आपके टॉप ऑफ माइंड जो सवाल आते हैं वो इनसे पूछेंगे। खास तौर पे कि अगर अब इलेक्शन हो भी जाते हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं और अगर उसके रिजल्ट इमरान खान साहब या इनकी पार्टी के मुताबिक नहीं आए, तो फिर क्या रोला क्रिएट होगा? क्या उसको तस्लीम किया जाएगा या उसको धांधली करार दिया जाएगा? जिस सिस्टम के तहत इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे, उसी सिस्टम पे उंगली उठाई जाती है? इस हवाले से इनकी राय क्या है? और इस तरह के कुछ और सवालात इनसे पूछेंगे। प्लीज ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। This is Yasmin, a widow living as a refugee in Lebanon with her 5 children. She lost her husband in the war and is unable to gain employment. This Ramadan, people like Yasmin and her children will rely on human concern to provide food. Through your donations, we can make this possible. When you see Yasmin, will you ignore her or will you show concern? This Ramadan, show your concern. 10 to 15 minutes of jump rope can help you burn over 200 calories. Jump roping is one of the most fastest and efficient forms of cardio. This is a quick and easy workout to do when you're strapped for time. Brought to you by Greenish Natural Health. They don't have an access to clean water, they don't have an access to toilets, they don't have an access to healthcare system. हमने ह्यूमैनिटी की ताउन से यहाँ पर अभी एक प्लांट इंस्टॉल किया है जो कि पीने के पानी को साफ बनाता है। ड्यूरिंग द फ्लड जो ज़बरदस्त सपोर्ट हमें ह्यूमैनिटी की तरफ से मिली है, थैंक यू सो मच। तो इस साल अपने ज़कात और अपने सदकात दीजिए ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को। Join Humanity and become a monthly donor. Thank you, Humanity. रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना
बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफर में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के जो हालात हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर जनाब नजीब हारून साहब, एक मशहूर मारूफ नाम है। साथ ही ताबिश तौफीक साहब भी मौजूद हैं, जिनको हमने बोलने का आज मौका थोड़ा कम दिया, भी आपको इन्वॉल्व करते हैं। ताबिश साहब, ये बताइए नजीब साहब कि सियासतदान को खौफ खुदा क्यों नहीं होता? मतलब उनको नहीं लगता कि हम जो है वो जो जिस तरह से आज सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ करते हैं, करप्शन में भी इन्वॉल्व हैं, अगर सारे नहीं तो लोग तो इन्वॉल्व है, हमने तो ये नैरेटिव बिल्ड किया है वो चोर है और वो ये है वो है, तो लोग जानना चाहते हैं उनको खौफ खुदा क्यों नहीं है? मेरा ख्याल के अंदर सियासत का जो शोबा है ना, वो उम्मी तौर से एक खिदमत का शोबा है। जो लोगों की भी तवक्कुआत होती हैं कि भाई ये हमारी रहनुमाई फराहम करेगा, और यानी इसको एक इबादत के तौर पे मैंने 27 साल पॉलिटिक्स की और इसको इबादत की तरह किया, अपने वक्त की ज़कात की तरह निकाली। और मैं पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ। पार्लियामेंट हमारी जो है 1151, 100 सेनेटर, 342 कौमी असेंबली, 4 सूबाएं। तो कंसिस्टेंटली ये 4-5 साल का जो अरसा था, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पैसे मैंने खजाने में डाले अल्लाह की मेहरबानी से, तो आई एम अ रोल मॉडल फॉर दैट मैटर। दूसरी तरफ मैंने 4.5 साल में 4 साल 8 महीने जो गुजरे हैं, इसमें एक टेडी पाई खजाने से नहीं निकाली। तो हमें लोगों को भी ये देखना है कि वो जिसको सौंप रहे हैं, क्या वो वहां से लेने को आया है या वो देने को आया है? क्योंकि जब वो लोग कैसे देखें? टिकट तो पार्टी के सरबराह या कमेटी ने बांटनी है, तो लोग कैसे देखें? अच्छा, ये एक क्राइटेरिया बनेगा, एक पैमाने बनेंगे, तो आपको लगता है बहुत सारी चीजें भी होनी है, सही, ठीक है। और ये लोगों के ऊपर है कि हम वो कंपैरेटिवली, जैसे हम 2 लोग खड़े हुए हों तो उनके कद को एक सेकंड में देख लेते हैं कि यार ये जो इसका कद इससे लंबा है, ठीक है ना, या इसका वजन इससे ज्यादा है। इसी तरीके से वो जो पैमाना है अखलाकियात का, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर एक टैक्स जो है अपना जिसको देना जिम्मेदारी है हर शहरी की। आप कनाडा में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, तो इस डर से कि गिरफ्तार हो जाएगा हर आदमी टैक्स दे रहा है। या इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर हर आदमी दवाई खाता है, अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो ये जो मतलब टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, ये एक पैमाना होना चाहिए कि वो बंदा अपनी जिम्मेदारी अपने मुल्क के खजाने में डाल क्या रहा है। और अगर उसकी नियत ही सिर्फ ये है कि खजाने में से निकालना ही है कि कौन सी गाड़ी ले लूं, तो कौन सा नहीं, तो फिर ये लोग ये सवाल, और आप जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये पैमाना होना चाहिए कि भाई तूने दिया क्या है इस मुल्क को, तो अब और तू ले क्या रहा है इस मुल्क से। ये एक कल्चर इवॉल्व होगा, और ये बाहर की दुनिया, जो डेवलप्ड दुनिया जिसके अंदर हम देखते हैं, ये पैमाने बने हुए हैं। ठीक, ये पैमाने होपफुली किसी वक्त बने और पार्टीज इस पे अमल भी करें। ताबिश साहब, थोड़ा सा आप इस हवाले से बताएं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के पाकिस्तान को देख के ज़्यादा परेशान होता है और वहाँ विजिट पे जाएं तो मौज मेला चल रहा होता है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मौज मेला ना वो एक लेस देन 1% लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप ज़रा डीप जाके देखें तो 99% जो है बहुत तकलीफ और मुश्किलों से गुजारा कर रहे होते हैं। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा आपके जो पिछले वाला सवाल था जी। देखिए, एक कौम की तरबियत भी होती है कोई चीज़। पिछले जो हमने 80s 90s 2000 अर्ली 2000 फिर 2010 का जो ज़माना हमने देखा है, हमारी कौम की जो इखलाकियात है ना, वो बतदरीज नीचे जाती रही है। ठीक है। तो उसकी वजह से सही और गलत का फैसला जो पैमाने थे ना हमारे, वो तब्दील हो गए। तो इसको वापस रिवाइव होने में भी बड़ा टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं तरबियत करने की कौम की, और काफ़ी हद तक हो भी रही है, हुई भी है, मगर इट विल टेक सम टाइम। रिवाइव होने में टाइम लगेगा। नजीब साहब, ये बताएं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं ले दे के, अच्छा हुकूमत ये कहती है कि सूबाई और कौमी इलेक्शन एक साथ हो जाए तो अच्छा है, चले इस बहस में हम नहीं जाते, चाहे वो अलग अलग हो एक साथ हो। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नज़र आती है,
ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन के नताइज वो नहीं आए, अच्छा एक तो ये बात होती है कि इलेक्शन हो जाए, इतना जोर है इलेक्शन हो जाए तो अवाम ये कहती है अच्छा इसका मतलब ये कि हमारा निज़ाम साफ और शफाफ है, इतना एतमाद है इलेक्शन के ऊपर। अच्छा अब जब इलेक्शन हो जाए और रिजल्ट अपने मतलब का ना आए तो फिर मैं आउट नहीं हूँ। थोड़ा सा ये बताएं कि क्या पार्टी मैच्योर इतनी हो गई है कि एक्सेप्ट करेगी रिजल्ट को? मेरा ख्याल के अंदर आज जितने सर्वे, जितने इंडिकेटर, जितनी रिसर्च आ रही है, तो एक लोगों को सिस्टम के ऊपर एतमाद दिलाना भी ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, अब हर इदारे ने अपनी इज्जत करानी है, अपना एहतराम कराना है, और उस इदारे की हुर्मत और उसके मुकाम उसी वक्त आएगा कि जब लोग उस पर कसम खा सकें। ठीक है ना? तो अगर हम इदारों को रखना शुरू करें उसकी अहमियत के लिहाज से, तो जुडिशरी सबसे अव्वल आती है कि उसको अपने मुकाम के हिसाब से फैसले करने हैं, उसके कलम से अच्छे फैसले निकलें जिससे मुल्क आगे की तरफ चले। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि ये भी एक अमानत है ना, क्योंकि अगर आप एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं या लोगों को उस इलेक्शन से गुजार रहे हैं और उसके रिजल्ट क्वेश्चन हो जाएं या उसको वो एक्सप्लॉइट हो जाएं, तो वो सारा अरबों रुपए जो हम जाय कर रहे हैं, अगर वरना तो कहीं भी बैठ के हम किसी भी जगह रिजल्ट लिख लें, अगर मुझे आप ही को फर्स्ट करना है तो मैं वैसे ही कर दूं, तो खाला का इम्तिहान है उसे गुजारने का, और इतनी मुश्किल, इतने मरहल से और इतने खर्चे अरबों रुपए। सो ये मैं समझता हूँ कि हमें कम कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी से सीखना है। बाकी जो दुनिया जिसको हम महज़ब या तरक्की याफ्ता दुनिया कहते हैं, और फिर जहाँ जहाँ कहीं कमी बेशी रह जाए तो हमको ये लर्न करना है, हमारे अंदर इतना सब्र और इतना तहम्मुल हो कि अगर फर्ज करो आइडियल तो दुनिया में कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, और हम चूंकि हमारे यहाँ तो ट्रैफिक ही जब आइडियल नहीं है सड़क के ऊपर, तो इसका मतलब सब कुछ सही होना है और बतदरीज होना है। तो हमें इलेक्शन से गुजर के उसके नताइज को कबूल करना सीखना पड़ेगा, ताकि उसमें और उन इदारों को भी सही यानी सवाल पे लाना पड़ेगा, उनको जवाबदेह करना पड़ेगा, ताकि वो सिस्टम्स अपनी जगह इन प्लेस हो, ताकि मुल्क देखे ना 23 करोड़ लोग, कसमा पुरसी, महंगाई, आप जनाब एक रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपका रुपया 2 चमाट खाता है डॉलर से, फिर खाता है, और आपका सर के ऊपर वजन खामा बैठ के बढ़ता चला जा रहा है। सो वी हैव टू लर्न टू बिहेव। और जो लोगों को अल्लाह ने बढ़ाई दे दी है, किसी को जज बना दिया है, किसी को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है, किसी को सेक्रेटरी बना दिया है किसी इदारे को, किसी को वजीर बना दिया है, तो ये अमानतें जिनका हिसाब होगा। और इतने 23 करोड़ लोग जो कसमा पुरसी में हैं, तो आई थिंक कि बेरहमी को ख़त्म होना है और लोगों को भी अब अपना जवाब लेना है और इदारों को भी बिहेव करना शुरू करना पड़ेगा। 2-3 मिनट मेरे पास रह गए। ताबिश साहब क्विकली आप ये बताएं, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का और वहाँ जाके अपना रोल प्ले करने का, तो क्या आप कनाडा की आसाइशें छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे सर। हमारे लीडर की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, नजीब हारून साहब हमारे बराबर में बैठे हैं, जिस मेयार से ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं उसके बावजूद ये सियासत की तकलीफ़ें उठाने के लिए तैयार हैं, तो हम बच्चों के लिए तो ये रोल मॉडल हैं ये लोग, और मशाल राह हैं, हमें तो निकलना चाहिए। मैं तो बल्कि बोलूँगा कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इस तरह सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है अपने मुल्क को वापस रिटर्न करने की, उस मट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर, हमें उतारना है। बिल्कुल ठीक, मट्टी का कर्ज है जिसके उतारने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक आपने बयान किया। नजीब साहब 2-3 सवालात मुख्तसरन जवाबात आपसे लूँगा कि अगर आप अब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो डू यू प्लान टू फाइट अगेन? जी, मेरी ये NA 256 कराची से है, जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ था, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर मौका दिया तो वहीं से मैं दोबारा कंटेस्ट करूँगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जो नामुकम्मल काम रह गया ज़िंदगी में उसको मुकम्मल करें। और कराची वाले, मैं खुद कराची से हूँ, जाता आता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने PTI को वोट दिया, अभी भी प्यार करते हैं, लेकिन बहुत लोग नाला भी हैं कि कराची में जो है वो PTI ने कोई ख़ास ऐसा काम नहीं कर सके। लोगों का गिला जो है वो जायज़ है, क्योंकि जो कराची की ज़रूरियात हैं, जो कराची का रोल है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक इंजन हो जो पीछे 40-50 डिब्बों को खींच रहा हो,
तो डिब्बे इंजन को नहीं खींचते, इंजन डिब्बे। तो कराची इज लाइक एन इंजन। अगर इंजन पहाड़ी चढ़ जाएगा तो पीछे से डिब्बे भी पहाड़ी चढ़ जाएंगे। और अगर उसका किबला दुरुस्त हो गया तो कराची तो एक फ्लैगशिप है। कराची के अंदर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जिसमें हर सूबे से आए हुए लोग हैं। तो कराची की बहुत ज़रूरियात हैं। कराची प्यासा है, उसको पानी चाहिए। कराची इस वक्त अंधेरे में है, उसको अपने हिस्से की बिजली चाहिए। सेंसस में उसकी गिनती सही होनी है, क्योंकि जाहिर बात है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की ट्रांसपोर्ट, वहाँ का पानी, वहाँ की बिजली, वहाँ के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको वहाँ गिना जाना है। जैसे अब हम 3 लोग बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ, अगर आप 1 गिन लेंगे या 2 गिन लेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर रोटी या पानी या जरूरियात, तो इसका मतलब कि वो नाकाफी रहेगी ना। तो सेंसस में इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं, वहाँ के वसाइल यूज कर रहे हैं, वहाँ की सड़क, वहाँ का पानी, उनको वहीं गिना जाना है ताकि वो वसाइल उसके मुताबिक हों। और पॉलिटिकल इसमें मनूवरिंग और मैनिपुलेशन से बाहर निकलना है बड़े दिल से। आपको जैसे कहते हैं ना, ये रोटी छोटी होती जा रही है, खींचातानी बढ़ती जाएगी। आपके पास कोई हिस्सा बढ़ाने का एक ही तरीका है कि इसको आप बड़ा करें ताकि सब लोगों का पेट भरे, सब लोग उससे बेनिफिट लें और पाकिस्तान पूरा का पूरा ऊपर जाए। जैसे मैंने कहा कि जहाज पूरा मंजिल पे पहुंचता है या पूरा डूब जाता है? पूरा पहुंचता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का जहाज पूरा का पूरा मंजिल पे पहुंचे। बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। मुख्तसर वक्त में जो गुफ्तगू हम कर सके वो हमने की। ताबिश तौफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुनाइट। नाज़रीन, आपने सुना, हमने जो भी मुख्तसर वक्त में आपकी टॉप ऑफ माइंड सवालात हो सकते हैं वो हमने नजीब साहब से भी पूछे, ताबिश साहब को भी थोड़ा सा कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व किया। ज़रूरत इस अमर की है कि देखिए, ये बहरान आया है, ये बहरान निकल जाएगा। बाद में डिपेंड ये करेगा कि क्या आपने अपने लिए वापसी का दरवाज़ा रखा था या नहीं रखा था। कि जब आप दोस्तों से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, अगर आप पीटीआई के लवर हैं, आप किसी और पार्टी के लवर हैं, किसी और लीडर के चाहने मानने वाले हैं, और अगर आपने आपस में गुफ्तगू में टॉलरेंस नहीं दिखाई थी, कल नतीजा कुछ होगा। बहरान के गुजर जाने के बाद क्या आप एक दूसरे को फेस कर सकेंगे? इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। हर पार्टी जनरली यही चाहती है कि पाकिस्तान कायम रहे, पाकिस्तान की बका हो, पाकिस्तान तरक्की करे। सबके रास्ते और अपने तरीके जो हैं वो अलग हैं। हमें आपस में टॉलरेंस दिखानी होगी, दुआ भी करनी होगी, एफर्ट भी करनी होगी। और हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को इस मुश्किल से बाहर निकाले और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चैन की नींद अता फरमाए। नाज़रीन, अब तक ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। They don't have an access to clean water, they don't have an access to toilets, they don't have an access to healthcare system. हमने ह्यूमैनिटी की ताउन से यहाँ पर अभी एक प्लांट इंस्टॉल किया है जो कि पीने के पानी को साफ बनाता है। ड्यूरिंग द फ्लड जो ज़बरदस्त सपोर्ट हमें ह्यूमैनिटी की तरफ से मिली है, थैंक यू सो मच। तो इस साल अपने ज़कात और अपने सदकात दीजिए ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को। Join humanity and become a monthly donor. If you're finding it difficult to meet the daily recommended water intake, give your water a flavor boost by mixing things up and adding some fruit, or how I like to do, a few drops of your favorite Flavorol. Brought to you by Greenish Natural Health. This is Yasmin, a widow living as a refugee in Lebanon with her 5 children. She lost her husband in the war and is unable to gain employment. This Ramadan, people like Yasmin and her children will rely on human concern to provide food. Through your donations, we can make this possible. When you see Yasmin, will you ignore her or will you show concern? This Ramadan, show your concern.